हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड देन मोलर मास पढ़ा था, जहाँ से हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका था। आज हम मोल कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू रखेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलाज को समझेंगे और क्वेश्चन करके देखेंगे। ओके, तो हमारे पास एक टर्म होती है ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग। हमें क्या करना है कि जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देना है। क्या? एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ओके, एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन ग्राम्स, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। तो जहां पर भी ग्राम एटॉमिक मास वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है? एटॉमिक मास में AMU यूनिट को हटाकर सिर्फ वहां पर ग्राम कर देना है। ओके, तो देखो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हीलियम है। ओके, हीलियम है एक एटम, ठीक है, उसका एटॉमिक मास कितना था? 4 AMU, राइट। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। ओके, और हमने मोलर मास की बात की थी। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। तो इन सब में न्यूमेरिक वैल्यू तो क्या रही? सेम रही, सिर्फ यूनिट्स में फर्क आ गया। ओके, अगर हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास आए तो हमें क्या करना है? एटॉमिक मास में जो यूनिट है AMU उसको हटाकर सिर्फ ग्राम कर देना है। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट टर्म होती है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये भी क्या है? सेम है। जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें से क्या करना है? AMU को हटाकर ग्राम लगा देना है। क्या करना है? AMU को हटाकर ग्राम लगा देना है। ओके, तो अब देखो हमारे पास हमने पढ़ा था कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ, जैसे कि CaCO3 का हमारे पास कितना था? मॉलिक्यूलर मास था हमारे पास 100 AMU। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हम क्या करेंगे? ओनली ग्राम लगा देंगे। ओके, और मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स क्या आ गया? 100 ग्राम, राइट। अगर मैं इसका N मोल्स का निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? N इंटू 100 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और 100 क्या है? मोलर मास किसी भी कंपाउंड का। यहाँ पर हमने CaCO3 लिया है तो हमने मोलर मास क्या लिया? 100 ग्राम लिया। ओके, तो यहाँ से हम जो है एक फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। क्या है वो फॉर्मूला? हम क्या लिख सकते हैं इसको? मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास लिख सकते हैं, राइट। तो अब मैं इसको सिंबल्स में लिख दें। मास ऑफ सैंपल को हम किस में लिखते हैं? स्मॉल m में, इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल M मोलर मास, राइट। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू, मैं m को नीचे ले आऊं तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सैंपल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सैंपल। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद रहना चाहिए। ये आगे के न्यूमेरिकल्स में और अदर टॉपिक्स में, मोल कॉन्सेप्ट के आगे भी टॉपिक्स आएंगे, उसमें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही काम आने वाला है। एक बार इसको दोबारा समझ लो। देखो क्या कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल्स क्या? 100 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं n मोल्स का निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? n इंटू में 100, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज मोलर मास। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आई, क्या? मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सैंपल। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है हमें
याद होना चाहिए। अब जो है हम अगर इन केस ऑफ गैसेस देखें, इन केस ऑफ गैसेस देखें, हमें पता है कि गैसेस में हमारे पास वॉल्यूम का फैक्टर भी आ जाता है ना, वॉल्यूम का फैक्टर भी आ जाता है। तो देखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, वो भी कौन से, गैसियस पार्टिकल्स। ओके, यहां तक ठीक है। अब जो है इक्वल में क्या आएगा, 22.4 लीटर एट STP। अब जो है याद करो, हमने पढ़ा था अवेगेड्रो लॉ, हाँ हमने पढ़ा था अवेगेड्रो लॉ। अवेगेड्रो लॉ में क्या था, जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, यही पढ़ा था ना कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम हमारे पास में क्या आ जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, राइट। अब क्या होता है कि जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ले एट STP, तब हर एक मोल ऑफ गैस, हर एक मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम कितनी होती है हमारे पास, 22.4 लीटर होती है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, 1 मोल ऑफ गैस एट STP कितनी होगी, हर एक गैस की 22.4 लीटर, किसके लिए, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए, ये सभी गैसेस के लिए क्या होती है, वैल्यू सेम होती है, राइट, ठीक है। तो अब देखो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आ सकती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ N2H2 अमोनिया O2, मतलब यानी कि कोई भी गैस, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ गैस है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस क्या होगी, 22.4 लीटर, ओके, 22.4 लीटर। तो n मोल्स के लिए क्या आ जाएगी, n इंटू 22.4 लीटर। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है हमारे पास, मोलर वॉल्यूम, बट ये मोलर वॉल्यूम सबके लिए क्या है, सेम है एट STP, तो जो है इसको हम एज इट इज वैल्यू ही यूज करेंगे, क्योंकि सभी गैसेस में ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके। तो फिर क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, n इज इक्वल टू, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ सैंपल लिख दें, वॉल्यूम ऑफ सैंपल किसमें, इन लीटर एट STP, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, 22.4 लीटर को क्या ले आए, डिवाइड में ले आए, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो फिर n की वैल्यू क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन लीटर, है ना, इन लीटर एट STP, क्योंकि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ओके। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ये हमने समझ लिया कि ये कहाँ से आए, किस तरीके से आए, इनका यूज कैसे होगा। अब हमें इनको आगे जाकर न्यूमेरिकल्स में एंड अदर कॉन्सेप्ट्स में यूज करना होगा, ओके। तो ये हमें जो है अच्छे से याद होना चाहिए, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके। अगर इन द केस ऑफ द गैसेस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ओके। तो अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो
What will be the mass of one carbon-12 atom in gram? Okay, हमें क्या निकालना है कि कार्बन के एक एटम का, कार्बन-12 के एक एटम का मास निकालना है किसमें? ग्राम्स में। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। हमें पता है मास ऑफ वन कार्बन-12 एटम कितना होता है? मास ऑफ वन कार्बन-12 एटम यानी कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन-12 कितना होता है? दिया हुआ है। ये क्या होता है? इसका एटॉमिक मास हुआ करता है ना, जो ऊपर होता है, नीचे हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ क्या होता है? हमेशा एटॉमिक मास। तो क्या है? 12 AMU, राइट। अब जो है देखो, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन-12 एटम्स कितना होता है? 12 ग्राम, है ना। 1 मोल का क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगी। 1 मोल यहाँ है, ग्राम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मोल में वी नो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन-12 एटम्स का मास कितना है? 12 ग्राम, राइट। हमें कितने का निकालना है? एक एटम का। तो हम क्या कर दें? एक एटम, तो फिर क्या आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, 6.02 है तो ये लगभग क्या हो जाएगा? 6 ले सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, लगभग 2 भी होगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन-12 एटम इन ग्राम्स। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 एटम का मास कितना होता है? 12 AMU, है ना। लेकिन हमें जो है ग्राम्स में निकालना है, तो हम कहाँ तक जाएंगे? मोलर मास तक, है ना। तो क्या करेंगे हम? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन-12 एटम क्या आ जाएगा? 12 ग्राम। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। 1 मोल एटम्स, है ना, 1 मोल ऑफ एटम्स, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन-12 क्या होता है? 12 ग्राम। इतने एटम्स का 12 ग्राम है, तो 1 एटम का क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आ जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग इसका क्या है? डबल। तो हम इसको जो है 2 से काट देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ओके, तो इसी तरीके के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके थे। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा भाई हमारे पास? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या होगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखो, इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि जैसे हमारे कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है, उसमें जो है एलिमेंट से मिलकर बना होता है, राइट। 2, 3, 4 कितने से भी मिलकर बना होगा। तो हम उसमें पता करेंगे
कि एक कंपाउंड में जो है कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं और वो कितनी कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास C6H12O6 है ना, ये होता है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज में अब देखो कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, इनकी परसेंटेज कि इस कंपाउंड में कार्बन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है। राइट, तो अब देखते हैं। देखो जो है हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ that element in compound divided by mass of the compound into 100। देखो ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कैसे हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं, है ना। हम अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हैं मार्क्स की, हमारे जितने मार्क्स हैं यानी कि एक स्टूडेंट के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हम सब की एक एक करके उनकी मार्क्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स या फिर 3 एलिमेंट्स। राइट, तो इनकी हम जो है अलग अलग से परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्या लेंगे हम, इनका अकेले यूनिट का मास जो है ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंप्लीट कंपाउंड इनटू में 100, है ना। तो समझ आ गया। तो हम निकालते हैं C6H12O6 का। ठीक है, तो अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ, पहले क्या करें, पहले एक काम करते हैं, C6H12O6 इसका क्या निकालें, मास ऑफ द कंपाउंड। हमें पता है कार्बन का कितना मास होता है 12, है ना। 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 72 प्लस 12 दिस 96। ठीक है, हाँ ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 2 0 1 10 1 11 11 7 18 180 ग्राम पर मोल। इसका जो है हमने मोलर मास निकाल लिया। ओके, अब हम जो है एक एक करके इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालें कि हमारे पास कितना कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन देखो इसमें कितना है 6 कार्बन। ठीक है, तो 6 कार्बन का मास कितना हो जाएगा 6 इंटू में 12 कितना 72 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड क्या आ जाएगा 180 इंटू में 100। ओके, ये क्या आ जाएगा इसका परसेंटेज। अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 12 एटम्स, तो फिर 12 इंटू 1 कितना 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास 180 इंटू 100, ये किसका आ जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है 6 इंटू 16 कितना 96 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 180 इंटू में 100। तो ये हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। राइट, समझ में आ गया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम जो है आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको खुद सॉल्व करना होगा।
ठीक है, एक कंपाउंड देंगे जो कि आपको खुद सॉल्व करना होगा। कौन सा? Na2SO4, ठीक है, जिसमें कि इसे क्या निकालना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है अलग अलग एलिमेंट्स की। कितने एलिमेंट्स हैं? सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब जो है इनके मास दे दिए जाए। मास क्या होता है? सोडियम का होता है 23 AMU, ठीक है, सल्फर का होता है 32 AMU, ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है 16 AMU। तो अब ये सब हमें पता है, तो इसका हमें क्या निकालना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन दैट एलिमेंट, है ना, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन दैट एलिमेंट कितनी है? 2 है ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 23 अपॉन में इसे क्या निकालेंगे? कंपाउंड का मोलर मास निकालेंगे, है ना, तो वो हम जो है यहाँ पर लिख देंगे, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। और इसी तरीके से हम जो है सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का निकालना है। ये आप खुद करेंगे, ये आप सीख चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।